जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित प्रश्नों को और भूगोल की इस प्रश्न श्रृंखला का आज का ये हमारा दोस्तों सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक प्रदेशों की दृष्टि से देखें, भू संरचना की दृष्टि से देखें तो भारत में पर्याप्त विविधता है। उत्तर में देखिए हिमालय मौजूद है, उसके दक्षिण में आएंगे मध्यवर्ती मैदान मौजूद है, उसके और दक्षिण में आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार मौजूद है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में जाएंगे पूर्वी तट है, पश्चिम में जाएंगे पश्चिमी तट है। पश्चिम में अरब सागर मौजूद है, जहां पर आपको लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह देखने को मिलेंगे जो प्रवाल द्वीप हैं दोस्तों। पूर्व में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार जैसा द्वीप समूह देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हिमालय का विस्तार ही है एक प्रकार से, जो समुद्र में डूबा हुआ है। इस पर भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये विशाल विविधता वाला जो भौगोलिक प्रदेश है भारत का, उससे संबंधित एग्जाम में आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जितने भी आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं सभी में यहाँ से प्रश्न आता है और आता ही है, ये याद रखिएगा। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको सिनॉप्सिस के तौर पर नोट्स बना लेना है, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आसानी हो दोस्तों। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं, इन दोनों कथनों पर विचार करना है और विचार करके ये बात बताना है कि ये दोनों कथनों में से कौन सा सही कथन है। पहला कथन देखिए, पहला कथन है हिमालय दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यदि हम हिमालय की बात करें दोस्तों, तो हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। और ये वलित पर्वत भी कैसा है दोस्तों? वलित पर्वत का मतलब होता है मोड़दार पर्वत। मोड़दार बोले तो फोल्डिंग माउंटेन है हिमालय। लेकिन हिमालय दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वतों में आता है, ये प्राचीन नहीं है। अगर हम प्राचीन की बात करेंगे दोस्तों, तो अरावली जैसे जो पर्वत हैं भारत में, ये प्राचीनतम पर्वत के तौर पर आते हैं। लेकिन जब हम हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो हिमालय अन्य पर्वतों की तुलना में देखें तो एक युवा वलित पर्वत है। भारत में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, नेपाल में इसका विस्तार है, चाइना तिब्बत क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। और हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में शामिल है। याद रखिएगा, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी दुनिया की? हिमालय है, फोल्डिंग माउंटेन है, नवीनतम है। और शोध ये भी कहता है कि हिमालय बनने की जो प्रक्रिया रही, उसमें धरती के भीतर से जो फोर्स लगता है, वो फोर्स इस पे अभी भी जारी है। इसलिए हर साल कुछ सेंटीमीटर करके हिमालय की हाइट जो है वो बढ़ रही है। इसलिए हम कई साल पहले अगर देखें, हिमालय की हाइट को लेकर जो सर्वेक्षण हुआ था उसका डेटा अलग आया था। लेटेस्ट सर्वेक्षण में हिमालय की हाइट जो बढ़ती दिखाई देती है। आप कई बार किताबों में देखते होंगे तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, ये कई किताबों में मिलता है 8848 मीटर, और कुछ किताबें ये कहती है 8850 मीटर भी कहती हैं। अब ये वेरिएशन किस वजह से आता है? ये वेरिएशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हाइट है हिमालय की वो कंटिन्यूसली हर साल कुछ कुछ सेंटीमीटर बढ़ रही है, ऐसे रिसर्चर्स की रिपोर्ट कहती है। इसीलिए ये आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन यह याद रखिए, हिमालय नवीनतम पर्वतों में है, युवा वलित पर्वतों में शामिल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये वाला कथन तो गलत हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पर एक है, एक कथन गलत तो ये ऑप्शन गलत। इसमें एक है तो एक गलत हो गया, इसमें एक है तो एक गलत हो गया। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिक गलत हो गए। अब सेकंड ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत टेथिस सागर नामक एक विशाल भू अभिनति से बना हुआ है। देखिए, हिमालय का निर्माण हम देखें दोस्तों तो लगभग 840 लाख वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। इतने साल पहले यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तरी क्रिटेशियस काल इसको कहा गया। इस काल में हिमालय का निर्माण जो होता है। अब हिमालय के निर्माण को लेकर क्या कहा जाता है कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा कौन सा? भी गोंडवाना का भाग है ये। तो गोंडवाना भूमि जो है, अब गोंडवाना भूमि हम पहले तो उसके भी फैक्ट में चले जाते हैं। देखिए कि लगभग हम देखें 28 करोड़ साल पहले की कहानी, तो धरती पर एक महाद्वीप हुआ करता था। अब एक महाद्वीप है और एक महासागर हुआ करता था। एक महासागर और एक महाद्वीप। जो एक महाद्वीप था दोस्तों उसको कहा जाता था पेंजिया, और उसके आसपास एक महासागर हुआ करता था, इसको कहते थे पैंथालासा।
ठीक है। कालांतर में हम देखें दोस्तों, ये व्यवस्था 28 करोड़ साल की रही पहले की। 18 करोड़ साल पहले अगर देखें तो पेंजिया जो है, यहां पर एक और चित्र बनाते हैं, ये जो पेंजिया है इसका विभाजन दो भागों में हो गया था, ये एक और उत्तर का जो भाग है दोस्तों उसको बोला गया था अंगारा लैंड। क्या बोला गया इसको? अंगारा लैंड। और दक्षिण, इसको आप लॉरेंशिया के नाम से भी जानते हैं, लॉरेंशिया। और इसी के साथ साथ जो दक्षिण का भाग है इसको बोला गया था गोंडवाना लैंड। मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों इस धरती के प्राचीन भूभाग हैं। अब बीच में देखिए जगह खुली, इसको कहा गया था टेथिस सागर। यहाँ पर टेथिस सागर नाम का एक सागर था और चारों तरफ जो है वो पूरा के पूरा पैंथालासा वाला जोन आपको देखने को मिलता है। अब ये कंडीशन रही। बाद में क्या हुआ, ये पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन होने से उत्तरी अमेरिका बनता है, एशिया का पार्ट बनता है, यूरोप का पार्ट बनता है। वैसे ही इसमें विभाजन हुआ, किसमें? गोंडवाना लैंड में। इससे साउथ अमेरिका बनता है, अफ्रीका बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है और अंटार्कटिका बनता है। अब जो अफ्रीका का भाग था दोस्तों, उस अफ्रीका के भाग का एक हिस्सा टूट जाता है। टूट के वो कहां जाता है? उत्तर की ओर खिसकता है और इसको हमने बोला क्या? भारतीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट है जो कंटिन्यूसली उत्तर की तरफ खिसकती है और उत्तर की ओर खिसकते खिसकते आज जिस अवस्था में वहां पर वो स्थापित होती है। बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सागर की कंडीशन थी। तो भारत की प्लेट ऊपर खिसकती है, ऊपर लॉरेंशिया की प्लेट थी, भारत की प्लेट गई, दोनों के बीच में टेथिस सागर रहा। ये टेथिस सागर धीरे धीरे करके जब ये गैप भरती चली गई तो ये बंद हो गया। बंद हो गया तो इन दोनों के बीच में जो टक्कर हुई, उससे जो प्रेशर निकला, उस प्रेशर से किसका निर्माण हुआ दोस्तों? हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण आज से लगभग 840 लाख साल पहले होता है, क्रिटेशियस युग में होता है और इस पूरी प्रक्रिया के तहत होता है। और ये भूखंड का खिसकाव अगर आपको समझना है दोस्तों, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर आप डिटेल में देख सकते हो कि किस हिसाब से इन भूखंडों का खिसकाव हुआ इतने बड़े बड़े महाद्वीपों का। ठीक है, जनरली उसमें ऊष्मीय संवहनी तरंगें जो पृथ्वी के अंदर हैं उनके कारण इतने बड़े बड़े जो भूखंड है वो खिसके हैं और आज इस कंडीशन में सारे के सारे महाद्वीप स्थापित हुए हैं। और उसी महाद्वीपीय विस्थापन के क्रम में ये हिमालय का निर्माण भी हम लोगों को देखने को मिला एक प्रकार से, जब दो अलग अलग भूखंड जो थे, प्लेट्स जो थी वो टकराई, उसके बीच में टेथिस सागर का जो मलबा था उठ के पर्वत के तौर पर स्थापित हो गया और उसी को हम आज किस नाम से जानते हैं? हिमालय को जानते हैं। तो जो ऐसे पर्वत बनते हैं दोस्तों वो मूर्धार पर्वत होते हैं। ठीक है, और यहां पर जहां हिमालय बना हुआ पहले क्या था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर का मटेरियल दो भूखंड के बीच में दबता है, मटेरियल ऊपर की तरफ उठता है और एक पर्वत का रूप धारण करता है। हिमालय इसी प्रकार का पर्वत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है तो बोलेंगे मूर्धार पर्वत है। हिमालय जो है वो की प्रकृति कैसी है दोस्तों? तो नवीनतम पर्वत है। हिमालय जो है दोस्तों एक युवा पर्वत है। हिमालय की हाइट हर साल कुछ कुछ सेंटीमीटर बढ़ रही है। हिमालय जो है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, चाइना तिब्बत क्षेत्र में भी फैला हुआ है, कुछ हिस्सा इसका म्यांमार तक जाता है। तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला के तौर पर आपको हिमालय देखने को मिलता है। लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास आप इसकी पूरी लेंथ देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के उत्तर में प्राकृतिक सीमा के तौर पर हिमालय काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हिमालय भारत के उत्तर में एक रक्षा प्रहरी के तौर पर नहीं होता तो भारत पर शत्रु देशों का आक्रमण बढ़ सकता था। प्राचीन काल से हिमालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। हिमालय से कई नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। हिमालय पर कई सारी जड़ी बूटियां मौजूद होती हैं, अच्छी वनस्पति का क्षेत्र होता है। हिमालय पे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो आदिम है उनका संरक्षण भी हुआ है। हिमालय जो है दोस्तों हमारे लिए क्लाइमेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो हमारी मानसून की पवनें जाती हैं वो हिमालय से टकराकर वापस रिटर्न हो जाती हैं। अगर वो नहीं होता तो पवनें सीधी निकल जाती, भारत में वर्षा की मात्रा कम हो सकती थी। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो हिमालय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज संसाधन और आदि की दृष्टि से भी। तो हमारे लिए हिमालय बहुत प्रासंगिक है, हमारा मुकुट के तौर पर हिमालय जो है वो स्थापित है और इस प्रकार से उसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हैं, उनके आधार पर इन 4 ऑप्शंस को आपको चुनना होगा। अब इन कथनों को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इनके आधार पर हम इन कूटों को चुनने वाले हैं। देखिए सबसे पहला कथन क्या है? कश्मीर करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि करेवा होता क्या है। अगर आप लोगों ने पहले ज्योग्राफी पढ़ा है, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी की क्लासेस कहीं की हैं
तो आप रिवीजन के तौर पर समझ चुके होंगे करेवा क्या है। लेकिन ऐसे लोग जो इसको पहली बार देख रहे हैं उसके लिए तो ये नया हो गया ना। अगर नया हो गया है तो करेवा समझना जरूरी है। देखिए करेवा क्या है दोस्तों, करेवा एक प्रकार का आप मिट्टी बोल सकते हैं, करेवा एक प्रकार की गाद बोल सकते हैं, मिट्टी गाद जो अपर्दन के बाद जमा हो जाती है। ये क्या है, एक प्रकार की मिट्टी और एक प्रकार की गाद है। कहां मिलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपको ये मिलता है कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी जो है, यहाँ की जो झील है, उन झीलों के निक्षेप के तौर पर आपको ये मिलता है। ठीक है, तो करेवा कहाँ मिलेगा आपको, हिमालय के कश्मीर के क्षेत्रों में मिलता है। और यहाँ पर करेवा जो है वो गाद एक मिट्टी का जमाव क्षेत्र है। कश्मीर की घाटी की झील जो उनके निक्षेप होते हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही कथन है। अच्छा, करेवा इंपॉर्टेंट भी होता है। आपने देखा है कश्मीर में सेब होता है, आपने देखा है कश्मीर में केसर होता है, आपने ये भी सुना है कश्मीर में अखरोट जो होता है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का क्षेत्र अखरोट भी होता है। यहाँ पर आप लोगों को मेवा भी देखने को मिलता है। तो इनकी खेती जो है यहाँ पर की जाती है। तो केसर की खेती करना हो, बादाम की खेती अगर आपको करना हो, केसर की खेती, बादाम की खेती है ना, सेब की खेती, अखरोट, इनकी जो खेती की जाती है उसके लिए उपयुक्त अगर वातावरण, उपयुक्त अगर सतह उपलब्ध करवाता है तो वो करेवा करवाता है। इस करेवा वाले क्षेत्र में आप इनकी खेती कर सकते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि भारत में सेब हो, केसर हो, ये सब चीजें कश्मीर में होती है, बहुत फेमस है। भारत में ही नहीं विश्व में फेमस है। किसको इसका योगदान जाएगा, तो याद रखिए करेवा के लिए। सेकंड है नालागढ़ दून, सभी दूनों में सबसे बड़ा। देखिए नालागढ़ दून की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप नालागढ़ दून पे मत जाइए, सबसे पहले आप दून को समझिए। फिर वही बात, जिन्होंने भूगोल पढ़ा है भारत का वो दून समझते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां समझ लेंगे, मैं हूं, टेंशन नहीं लेना है। दून क्या होता है ये समझिए। दून दोस्तों एक प्रकार की स्थलाकृतिक संरचना है, स्थलाकृतिक संरचना है क्या, दून। और बेसिकली ये दून जो है दोस्तों वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि जो दून होते हैं वो आपको मिलते हैं, बोल सकते हैं कि एक प्रकार से लिख लीजिए इसमें, निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो जोन है इनके बीच में आपको दून मिलते हैं। क्लियर, याद रखिए दून एक प्रकार का क्षेत्र है, भू आकृतिक संरचना है, आपको ज्यादातर निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय में देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा या तो 3 तरफ से या 4 तरफ से, इनसे बोल सकते हैं 4 तरफ से पर्वतों से घिरी घाटी है, पर्वतों से घिरी घाटी है। ठीक है, तो दून क्या होते हैं, 3 तरफ से या 4 तरफ से पर्वतों से घिरी घाटी जो होती है उसको दून कहते हैं। और ये निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये दून की हम बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा दून कौन सा है दोस्तों, देहरादून। देहरादून जो है वो सबसे बड़ा दून है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है तो यहाँ पर नालागढ़ दिया है, नालागढ़ सभी दूनों में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कौन सा दून है, देहरादून है। दून क्या होते हैं, 3 या 4 तरफ से पर्वतों से घिरी घाटी होती है जो आपको निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में मिलती है, एक प्रकार की स्थलाकृतिक संरचना है। नालागढ़ दून सबसे बड़ा नहीं है, देहरादून सबसे बड़ा, तो ये कथन हो गया गलत। देखिए ये कथन गलत हो गया ना, बी इसमें भी है, ये गलत। ठीक है, बी इसमें भी है, ये गलत, बी इसमें भी है, ये गलत। देखिए कितना शॉर्ट है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जहां जहां बी है, बी कथन गलत है ना, तो जहां जहां बी है उस सभी को आप गलत कर दीजिए। अब आपको पास बचता है ये, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ये। अब आप अन्य पे देख लीजिए, नामचा बरवा कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्व में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों तिब्बत में बहती है, 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है टोटल। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो नामचा बरवा के पास से ही करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये कथन भी आपका सही है। अगला है फूलों की घाटी, हिमालय और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में से, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी जो है दोस्तों वो उत्तराखंड में फेमस है। फूलों की घाटी, यहाँ पर आपको एक पार्क भी देखने को मिलता है, बहुत फेमस है। इसका मतलब ये सही है, ये सही और ये सही है। उत्तर हो जाएगा ए सी डी, सही उत्तर है। दून को लिख लीजिएगा, दून क्या होते हैं, करेवा क्या होते हैं, लिख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमपीपीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं तो भी ये आ सकता है, प्री देते हैं तो आएगा, मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले इनको देखिए, उसके बाद ये पता कीजिए कि क्या बोला है इसने, प्रश्न में बोलता है ये उत्तर से दक्षिण, तो सबसे ऊपर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है।
है ना। मान लीजिए आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो पहले आपको कौन सा पर्वत चढ़ना पड़ेगा, फिर कौन सा पर्वत चढ़ेंगे, फिर कौन सा चढ़ेंगे, फिर कौन सा चढ़ेंगे, उस क्रम में आपको जमाना है और ऑप्शन को चुनना है। तो ये ऑप्शन बाद में चुनेंगे, पहले इस पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्या दोस्तों, धौलाधर। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको भारत में एक तो धौलाधर देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलेगा धौलागिरी। अब धौलागिरी भी है, धौलाधर भी है। जब हम दोस्तों धौलाधर की बात करते हैं या धौलागिरी की बात करते हैं, दोनों को यहां समझिए। धौलाधर कहां है, धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर कहां है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। यहां पर धौलाधर ही दिया हुआ है, ठीक है। धौलागिरी कहां है दोस्तों, धौलागिरी है नेपाल में। धौलागिरी कहां है, नेपाल में है। 8167 मीटर इसकी ऊंचाई मौजूद है, ठीक है। 8167 मीटर किसकी ऊंचाई है, धौलागिरी की है, जो नेपाल में है। तो धौलागिरी तो नेपाल में हो गया, लेकिन धौलाधर कहां है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं हम। दूसरा क्या, लद्दाख। लद्दाख जो है वो कहां है दोस्तों, तो लद्दाख श्रेणी जो है वो आपको लद्दाख में ही मिलने वाली है। लद्दाख श्रेणी कहां मिलेगी, लद्दाख में मिलने वाली है। अब आप देख लीजिए, एक हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर हिमाचल में है, तो एक हिमाचल में आ गया है। अब हिमाचल के ऊपर लद्दाख है डेफिनेटली, तो लद्दाख ऊपर ले लीजिए, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहां है दोस्तों, तो पीर पंजाल पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसका मतलब आप अगर जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर साइड में आपको जम्मू कश्मीर दिख सकता है। जास्कर की बात करें तो जास्कर भी लद्दाख में आता है। जास्कर कहाँ आता है दोस्तों, ये भी लद्दाख में आता है, ठीक है। तो याद रखिए, जब आप इस पर्वत श्रृंखला पे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि पहले आपको क्या आएगा, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर के बाद आप लेंगे, यहाँ पे देखिए बी वाला पहले ले रहे हैं आप, तो बी पहले काय में है, इसमें भी बी नहीं है और इसमें भी बी नहीं है, तो बी किस में है, इसमें और इसमें है, ठीक है। तो आप यहां देखिए कि लद्दाख में, ये भी लद्दाख में है, ऊपर ये नीचे ये, तो बी के बाद डी पहले आएगा, तो बी के बाद डी यहां पर भी है, यहां पर भी है, देखिए। अब यहां पर देखिए उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधर, तो पीर पंजाल सी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका आजा धौलाधर, तो धौलाधर आखिरी में आएगा। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ेगा किसकी तुलना में, हिमाचल प्रदेश की तुलना में। तो आपको पहले मिलेगा लद्दाख, फिर मिलेगा जास्कर, फिर मिलेगा आपको पीर पंजाल, फिर मिलेगा धौलाधर। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर के तौर पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धौलाधर और धौलागिरी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है और धौलागिरी नेपाल में है। धौलागिरी जो है वो नेपाल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। अब ये देखिए 4 आपको श्रेणी दी है, इनमें से पूरब में कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, मतलब आपको पूरब से पश्चिम देखना है, पश्चिम में कौन सी आएगी, पहले ये, फिर ये, फिर ये और आखिरी में कौन, सबसे पश्चिम में कौन सी है। सबसे पहले दिया आपको दोस्तों, याद रखिएगा कि जैसे धौलागिरी की बात करें, धौलागिरी की बात करें, नामचा बरवा की बात करें, मकालू की बात करें, गौरीशंकर की बात करें, तो देखो गौरीशंकर श्रेणी आपको कहाँ मिलेगी, नेपाल में। नेपाल का जो पूर्वी क्षेत्र है वहीं पर आपको गौरीशंकर मिलती, ध्यान रखेंगे। मकालू नेपाल में ही है, ठीक है, पूरब के साइड नेपाल का जो ईस्टर्न इलाका है वहां पर आपको मकालू देखने को मिलेगी। नामचा बरवा कहां है दोस्तों, अरुणाचल में है, ठीक है। और धौलागिरी कहां है, तो धौलागिरी नेपाल में है। अब देखिए नामचा बरवा कहां है, अरुणाचल में है, तो ये वाला ऑप्शन क्लोज हो गया क्योंकि ये तो पूर्व में आ गया। मकालू और गौरीशंकर जो है दोस्तों वो नेपाल के पूर्व में आते हैं, लेकिन धौलागिरी नेपाल के पश्चिम में आता है। इसका मतलब धौलागिरी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो धौलागिरी भी नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में और गौरीशंकर भी नेपाल में है। ये तीनों की तुलना नेपाल में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन जो धौलागिरी है वो पश्चिमी नेपाल में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और गौरीशंकर और मकालू पूर्वी नेपाल में पड़ते हैं, इसलिए सबसे पश्चिम में अगर एग्जाम में पूछा है तो क्या बोलेंगे, सबसे पश्चिम में धौलागिरी है, ठीक है, इनमें चारों में से, ठीक। अगला प्रश्न है, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश है। दोस्तों कोंकण, कनारा, मालाबार किसके उप प्रदेश है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए कोंकण एक तट है, कनाडा एक तट है, मालाबार एक तट है, ये तीनों तट हैं। इसका मतलब ये तो समझ गए तटीय मैदान, लेकिन ये कहाँ के तटीय मैदान, तो पश्चिम के। पश्चिम का जो तट है उसको आप उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण अगर आप पूरा लेते हो तो इसको पूरा आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट, ठीक है।
ये पश्चिमी तट हो गया। अब ये जो पश्चिमी तट है, फॉर एग्जांपल ये भारत है और भारत के यहाँ देखिए ये आपका ये पश्चिमी तट हो गया, ये आपका पूर्वी तट हो गया। इस पश्चिमी तट को आपने उत्तर से दक्षिण अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। क्या बांटा? अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। अब इसमें जो गुजरात का क्षेत्र होता है उसको आप क्या बोलते हैं? गुजरात का मैदान। आप इसको काठियावाड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये गुजरात का हो गया। अब आप गुजरात से आइए, यदि आप आगे जाते हैं दोस्तों तो दमन और गोवा, यहां पर आपको दमन दीव मिलेंगे। तो दमन से गोवा अगर मैं जाऊंगा, कहां से? दमन से गोवा अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर तट का नाम बदल जाएगा। गोवा ये इसको बोलेंगे आप कोंकण तट। कोंकण कौन सा हो जाएगा? दमन से गोवा तक कोंकण हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दमन से गोवा तक कोंकण हो गया। कोंकण के बाद अगला आएगा आपका गोवा से मंगलोर। कहां पहुंच गए आप लोग? गोवा से मंगलोर। अगर आप गोवा से मंगलोर मतलब कर्नाटका, ये वाला आपका कहलाएगा कन्नड़ तट। ये क्या कहलाएगा? कन्नड़ तट कहलाएगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा और जाते हैं, कहां से? मंगलौर से कन्याकुमारी। मंगलौर से कन्याकुमारी, अगर आप मंगलौर से कन्याकुमारी जाते हैं तो इस बीच में आपका जो तट पड़ता है इसको आप बोलते हैं मालाबार तट। इसका मतलब आपने पश्चिमी तट को अलग अलग भागों में बांट दिया। केरल वाले साइड में जाएंगे, मंगलौर से कन्याकुमारी मालाबार, गोवा से मंगलौर तक कन्नड़, दमन से गोवा तक कोंकण और उसके ऊपर गुजरात का मैदानी इलाका आता है। तो ये पश्चिमी तट को आपने अलग अलग भागों में बांट दिया। तो ये पश्चिमी तट एक भाग है और इसके छोटे छोटे से उपभाग हैं। उपभाग क्या है? ये चारों के चारों हैं। अब देखिए कोंकण तट पश्चिमी तट का हिस्सा है, कन्नड़ तट, इसको कनारा लिखा है, ये कन्नड़ तट पश्चिमी तट का हिस्सा है, और मालाबार तट पश्चिमी तट का हिस्सा है, ठीक है। इनका क्षेत्र याद कर लीजिएगा, मालाबार पश्चिम में है, कालीकट जो है इंपॉर्टेंटली केरल में होता है ना, ये केरल का पूरा इलाका है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से हम पूरब में आ जाए, पूरब में जो तमिलनाडु का इलाका है दोस्तों उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के आगे है। और अगर हम गोदावरी महानदी के डेल्टा की बात करें तो इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार पूरब में है, कोरोमंडल पूरब में है। लेकिन अगर हम गुजरात के मैदान की बात करें, कोंकण की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मालाबार तट की बात करें तो पश्चिमी तट का विभाजन किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत की जो मुख्य भूमि की समुद्री रेखा वो 6100 किलोमीटर, और 6100 किलोमीटर पर आपको ये गुजरात से लेकर बंगाल तक अलग अलग तट मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य में कौन सी श्रेणियां हैं? रॉयल सीमा की है, सह्याद्री है, विंध्य है या सतपुड़ा? देखिए अगर मैं बात करूं नर्मदा तो ये समझ लीजिए ये नर्मदा घाटी हो गई, ठीक है। इसके बाद बोले ताप्ती घाटी, इसके पैरेलल क्या हो गया? ताप्ती घाटी। अब नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी के बीच में अगर मैं यहां देखूं तो ये मुझे पर्वत मिलता है, कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत लगभग 1120 किलोमीटर फैला है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर आपको मिलती है। कहां? धूपगढ़ में मिलती है। ये कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? महादेव का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, ये ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा तो महादेव का हिस्सा है। धूपगढ़ ये कहां पर है? पंचमढ़ी में है। और ये पचमढ़ी कहाँ है दोस्तों? ये पचमढ़ी में पड़ता है आपको होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में, पर्वतों की रानी कहलाता है पचमढ़ी। स्वास्थ्यवर्धक टूरिस्ट प्लेस है, ध्यान रखिएगा आपको। तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में क्या मिलेगा आपको? सतपुड़ा। और अगर आपको मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के बारे में और खास लेक्चर चाहिए तो आप लोग हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर MP GK की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको कंप्लीट A to Z MP GK जो है वो सारे लेक्चर्स इसी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेंगे, वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? देखिए उत्तर से दक्षिण हम देख चुके, अब दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखेंगे तो सबसे दक्षिण में हिमालय की आती है पीर पंजाब, ठीक है। उसके ऊपर आती है जास्कर, उसके ऊपर आती है लद्दाख, उसके ऊपर आती है काराकोरम। ये सभी के सभी हम बोले दोस्तों तो एक प्रकार से जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है उसका हिस्सा है। यदि हम हिमालय की बात करें दोस्तों तो हिमालय को आप इंपॉर्टेंटली 3 अलग अलग भागों में बांटते हो। एक आप बांटते हो क्या? ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा आप बोलते हो हिमालय पर्वत श्रेणी, और तीसरा आप बोल सकते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है। अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में तो आप मिजो पहाड़ी, डफला पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी वहां पहुंच जाओगे, जो आपको पूरे ईस्टर्न वाले नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। हिमालय के जब आप जाते हैं दोस्तों इसको आप अलग से बांटते हो, वृहद हिमालय बोलते हो, लघु हिमालय बोलते हो और शिवालिक हिमालय बोलते हो। ये हिमालय का पार्टीशन हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो वो अलग हो गया, ठीक है। और यहीं पर आप नीचे पीर पंजाल में पहुंच जाते हो दक्षिण में, ठीक है, शिवालिक हिमालय के नीचे। तो ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, उसमें आपको ये मेनली जास्कर, लद्दाख और काराकोरम मिलता है। काराकोरम दोस्तों सबसे उत्तर में, अगर आपसे पूछ ले सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो काराकोरम जो है दोस्तों वो सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2, K2 को क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है K2 को, जो लगभग 8611 मीटर ऊंची है, ठीक है। याद रखिएगा, लगभग 8611 मीटर ऊंची है कौन सी, ये पूरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरी व्यवस्था दिखाई पड़ेगी कि किस प्रकार से आप गॉडविन ऑस्टिन को देखते हैं, काराकोरम को देखते हैं। तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, पीर पंजाल, फिर मिलेगा जास्कर, फिर मिलेगा लद्दाख, फिर मिलेगा काराकोरम, ठीक है। चलिए, तो ये हिमालय का विभाजन था। अब इसी क्वेश्चन को आपको उल्टे तरीके से पूछ सकता है, वो उल्टे तरीके से पूछेगा, जैसे यहाँ पर क्या बोला, दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण भी पूछ लेगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पदीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सांद्रता के साथ विलुप्त हो जाती है कहलाता है। दोस्तों देखिए, ऑप्शन दिए धुरोस, भाबर, तराई, धान। इसका उत्तर है दोस्तों भाबर। भाबर जनरली क्या, देखिए मध्यवर्ती मैदान है भारत का। जो मध्यवर्ती मैदान है ना, इस मैदान को हम देखते हैं कि किस प्रकार का मैदान है दोस्तों, निक्षेपणात्मक, निक्षेपणात्मक मैदान है। क्यों, क्योंकि जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां अपने साथ अपर्दन करके लाएंगे और उसको इस जमाया, तो निक्षेपण के बाद ये मध्यवर्ती मैदान बनता है। अब देखिए, जो मैदान है हमारा मध्यवर्ती मैदान, उसको आप 4 भागों में बांटते हैं। एक आप बोलते हो क्या, खादर, एक बोलते हो आप बोलते हो बांगर, खादर बांगर, एक बोलते हो भाबर और एक बोलते हो तराई। ये मध्यवर्ती मैदान के 4 अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले आप बात करते हो किसकी, भाबर की। भाबर क्या है दोस्तों, हिमालय के सब दक्षिण में लगा हुआ भाग है। अब ये क्या है दोस्तों, ये कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है। कौन से कंकड़ पत्थर, जो हिमालय जो है, हिमालय से नदियां क्या करती हैं, बहाकर लाती हैं, बहाकर लाती हैं। अब कैसे बहाकर लाती हैं, हिमालय से जब नदियां निकलती हैं तो वो नदियां बहुत तेजी से बहती हैं। जब तेजी से बहती है तो अपने साथ वो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो बहा कर ले आती है। जैसे नीचे आती है तो उनका रफ्तार धीमी हो जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा नहीं सकती, तो वो वहीं छोड़ देती है। अच्छा, छोड़ देती है तो बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। अब पत्थर जो उनके बीच में गैप होती है, तो नदियां क्या करती हैं, इन कंकड़ पत्थर के इलाके इसके बीच से गुजर जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है नदियां क्या हो गई, यहाँ पर लुप्त हो गई हैं, ठीक है। और ये इलाका क्या नाम से जाना जाता है, भाबर। तो भाबर क्या है, कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र होता है। आगे जाकर ये नदियां क्या होती हैं, प्रकट हो जाती है। भाई ये जो भाबर का कंकड़ पत्थर का इलाका है, ये लिमिटेड जगह तक होगा, एक सीमा के बाद ये कंकड़ पत्थर खत्म हो जाते हैं। कंकड़ पत्थर खत्म हो गए तो नदियां क्या आपको बाहर दिखने लगती हैं, ठीक है। जब नदियां बाहर दिखने लगेंगी तो एकदम से नदी का पानी क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, पानी भरा जाता है। इसको बोलते हैं तराई का मैदान, सकरी पट्टी के तौर पर। उसके बाद ऊंचे इलाके और नीचे इलाके। ऊंचे इलाके क्या कहलाते हैं, ऊंचे इलाके जो होते हैं जहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, प्राचीन निक्षेप होते हैं, उसको बोलते हैं बांगर। और ये निचले इलाके हैं, ये नीचे इलाके हैं। ये नीचे इलाके में जहां पर क्या होता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है तो यहां पर क्या होता है, नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है। तो ये मध्यवर्ती जो हमारा विशाल मैदान है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% सबसे बड़ा भूभाग है, उपजाऊ मैदान है, हमारी संपन्नता का एक आधार है, सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की जहां पर निवास करती है, उस क्षेत्र में खादर, बांगर, भाबर, तराई क्षेत्र है। जिसमें भाबर वो क्षेत्र जो कंकड़ पत्थर का है, जहां पर नदियां आकर विलुप्त हो जाती हैं। जहां नदियां विलुप्त होकर प्रकट होती हैं, तराई कहलाता है, दलदली क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। ऊंचे इलाकों में बांगर और नीचे इलाकों में खादर की स्थिति होती है। खादर जो है दोस्तों नवीन जलोढ़ को कहते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में स्थापित कीजिए। देखिए मैंने बताया हिमालय के 3 भाग, ट्रांस हिमालय, हिमालय का क्षेत्र और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां दोस्तों ऊपर से नीचे तक अलग अलग मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सब में अलग अलग मिलती है। देखिए उसी पहाड़ियों को आपको क्रम से जमाना है, ठीक है, और उसके आधार पर ये ऑप्शन चुनना है। पहले क्या दिया, बेरिल, फिर दिया पटकाई, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। देखिए मिजो पहाड़ी कहाँ मिलेंगी, ये मिजोरम में मिलेगी। नागा पहाड़ी कहाँ मिलेंगी, ये नागालैंड में मिलेंगी। पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं, देखो पटकाई बूम की जो पहाड़ियां, इसको पटकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है।
ठीक है। और बेरिल जो पहाड़ियां दोस्तों ये असम में मिलती है, ठीक है। तो बेरिल की पहाड़ी असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अगर आप भूगोल को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आपको मैप की स्टडी आनी चाहिए। कौन सा राज्य कौन सी स्थान पर है, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, अगर आपको वो आता है तभी आप भूगोल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बेरिल की पहाड़ी असम में, पटकाई बूम की पहाड़ी अरुणाचल में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मिजो पहाड़ी मिजो में। अब देखिए, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आना चाहिए, आपकी पटकाई पहाड़ी आना चाहिए, तो बी पहला होगा। अब देखिए, इसमें ए पहला है, मतलब ये गलत हो गया, इसमें ए पहला है, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपने हटक कर दिया। अब आपको 4 में से एक नहीं चुनना, अब आपको 2 में से एक चुनना है। देखिए, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, ठीक है। अब आप जाइए कि अगर मैं यहां पर पटकाई के बाद जाऊंगा तो नागालैंड आएगा कि असम वाला क्षेत्र आएगा। तो यहां पर आपको पहले देखने को मिलेगा दोस्तों, असम की बेरिल पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो असम की बेरिल पहाड़ी कौन सा है, ए वाला है। ए वाला ऑप्शन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब आपको नागा पहाड़ी पे जाना पड़ेगा, सी पे। तो आपका सेकंड क्या है दोस्तों, सी। तो ये सी हो गया। फिर किसका लेंगे आप, असम का लेंगे, ये तीसरा हो गया, ए हो गया। फिर आप डी को लेंगे, मिजोरम सबसे नीचे, डी हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया, सॉरी सा हो गया, ठीक है। तो पहले सबसे ऊपर पटकाई होंगी, फिर नागा पहाड़ी होंगी, फिर बेरिल पहाड़ी होगी असम की, फिर होगा मिजो पहाड़ी मिजोरम की। ये क्रम होगा, इन सबको याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि पटकाई पहाड़ी कहाँ मिलती है, याद होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। बेरिल पहाड़ी कहाँ मिलती है, असम में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। नागा पहाड़ी कहाँ मिलती है, नागालैंड में मिलती है। मिजो पहाड़ी कहाँ मिलती है, मिजोरम के क्षेत्र में मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। दोस्तों, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत में, हम देखें दोस्तों, एक बहुत बड़ा भाग, लगभग 28% भूभाग जो है हमारा क्या है, पठारी क्षेत्र में आता है। और इसमें जो नेतृत्व करता है दोस्तों, वो प्राचीनतम भूभाग भारत का प्राचीनतम भूभाग क्या है दोस्तों, वो है भारत का प्रायद्वीप का पठार। अब यहां समझना है कि इसको प्रायद्वीप का पठार क्यों कहते हैं। तो प्रायद्वीप का पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 ओर से काय से घिरा है, ये समुद्र से घिरा है। ये एक ऐसी स्थलाकृति है जो 3 ओर से काय से घिरी है, समुद्र से घिरी हुई है। इधर अरब सागर मिलेगा। अगर मैं देखूं इस जोन को, तो देखिए ये अरब सागर का इलाका हो गया, ये बंगाल की खाड़ी का इलाका हो गया, हिंद महासागर का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, और ऊपर आपका पूरा स्थल भाला भाग है, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पेनिनसुला या प्रायद्वीप। अब ये प्रायद्वीप का जो पठार है दोस्तों, इसको आपने अलग अलग भाग में बांटा है। मतलब ये प्रायद्वीप का जो पूरा पठार है भारत का, इसको आपने दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अलग अलग पठारों में विभाजित किया है। उन्हीं पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में जमाना है। ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, इतने सारे ऑप्शन की जगह मैं सीधे सही ऑप्शन पे चला जाता हूं। सबसे पहले कौन सा दिखेगा आपको, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र के इलाके में विस्तृत सबसे बड़ा पठार है, और ये बेसॉल्ट काय से बना है, बेसॉल्ट चट्टान से बना है। और बेसॉल्ट चट्टान क्या है दोस्तों, एक आग्नेय चट्टान होती है जो ज्वालामुखी के लावा के जमने से, उसके विखंडन से बनती है। तो सबसे पहले आपका आ गया दक्कन का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र के पूरे इलाके में आ गया। महाराष्ट्र से आप थोड़े से आगे जाते हैं मध्य प्रदेश की सीध में, तो आगे आप कहां पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मिलता है दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ का जो सबसे दक्षिण का इलाका जो उड़ीसा से लगा हुआ है, महानदी का बेसिन जिसको आप कहते हैं, वहां पर आपको मिलेगा दंडकारण्य का पठार। दोस्तों, ये एक ऊबड़ खाबड़ प्रदेश है, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश है, घास भूमि के क्षेत्र पर है। यहाँ पर कृषि वृष्टि अच्छे से नहीं हो पाती है। जबकि दक्कन का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि की दृष्टि से देखें तो बहुत संपन्नता है, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, जनसंख्या अच्छी है। दंडकारण्य का पठार ऊबड़ खाबड़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका है। नागपुर का पठार उसके बाद आता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बेसिकली कहाँ पड़ता है, आपको झारखंड में पड़ेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड में छोटा नागपुर को पठार पड़ेगा। इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। जर्मनी के रूर से इसकी तुलना की जाती है, और इसको रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि ये खनिज की दृष्टि से संपन्न है। ऑलमोस्ट हर प्रकार का खनिज आपको यहाँ देखने को मिलता है। उद्योगों की दृष्टि से संपन्न है, जनजातीय प्रदेश है ये। तो छोटा नागपुर का पठार। और सबसे आगे जाएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा मेघालय का पठार। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मेघालय का पठार मेघालय का क्षेत्र है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में विस्तृत है। दंडकारण्य का पठार ऊबड़ खाबड़ प्रदेश है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र और इस इलाके में मौजूद है, काली मिट्टी का प्रदेश, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पठारी क्षेत्र 28% है। कितना? 28% भारत का जो क्षेत्र है वो पठारी है। लेक्चर को शुरू करते समय मैंने एक बात बोली थी, क्या? कि भारत का जो पूरा भौगोलिक प्रदेश है उसको आपने अलग अलग रूपों में देखा है। हमारे पास काफी भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। पठार है, पर्वत है, मैदान है, द्वीप समूह है, तट है, समुद्र, सब कुछ हमारे पास है। मरुस्थल भी हमारे पास है, गर्म मरुस्थल भी है, ठंडा मरुस्थल भी है। थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल और लद्दाख का जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है। सब कुछ हमारे पास है और इन सब का एक परसेंटेज भी है। जैसे भारत में पठारी क्षेत्र कितना है? 28% भारत का भूभाग जो है वो पठारी क्षेत्र में आता है। 43% क्या है? ये मध्यवर्ती मैदान 43% है। 11% क्या होता है? पर्वत होता है। 18% क्या होता है? पहाड़ी होती है। सब एक एक हिसाब से है। सर्वेक्षण जो किया गया उस सर्वेक्षण के आधार पर सब निर्धारित किया गया। ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? मध्यवर्ती मैदान का 43% के आसपास है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कहता है कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वो बताइए। नेपाल में नहीं है वो बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते कहाँ है। पहली है मकालू। मकालू की हाइट लिख लीजिएगा। मकालू की हाइट है 8481 मीटर, ठीक है। मकालू नेपाल के पूरब की तरफ है, ठीक है। सिक्किम से आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको मकालू मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मकालू 8481 मीटर लगभग ऊंचाई ये है। अन्नपूर्णा चोटी 8076 मीटर, ये भी नेपाल में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। धौलागिरी 8172 मीटर ऊंची, ये भी नेपाल में है। कॉमेट की बात करें तो 7756 मीटर ऊंचाई के साथ कॉमेट जो शिखर है दोस्तों ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर आपको कॉमेट मिलता है। अच्छा, इन सभी की हाइट देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे, ये सभी के सभी किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये महान हिमालय का या वृहद हिमालय का हिस्सा है। जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं दोस्तों वो महान हिमालय या वृहद हिमालय का हिस्सा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सभी की सभी ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो हिमालय का जो पश्चिम से पूरब की तरफ आप विस्तार देखते हो लगभग 2500 किलोमीटर से ज्यादा, उसमें आपको पूरब की तरफ जाने पर हाइट ऊंची दिखती है, पश्चिम तरफ जाने पर हाइट नीची दिखती है। एग्जाम में पूछेगा हिमालय की ऊंचाई किस तरफ जाने पर बढ़ेगी? पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। चौड़ाई कहां बढ़ेगी? तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। चौड़ाई कहां ज्यादा है? पश्चिम में। ऊंचाई कहां ज्यादा है? पूर्व में है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी कहां मिलती है? हिमालय के पूर्वी साइड में। नीची नीची पर्वत श्रेणी, चौड़ी चौड़ी पर्वत श्रेणी कहां मिलती है? पश्चिम की साइड मिलती है। बराबर दोस्तों, याद रख लीजिएगा। यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? कॉमेट, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला, देखिए आपको यह बताना है कि कौन सी नई है और कौन सी पुरानी है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो एग्जाम में इजीली उत्तर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से जरूरी है भाई, हमको पता होना चाहिए कौन सा पुराना है कौन सा नया है। क्वेश्चन क्या है? नवीनतम पर्वत, शुरू में ही बताया है। नवीनतम पर्वत क्या है? यदि हम बात करेंगे तो शिवालिक। शिवालिक जो है दोस्तों ये हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय भारत का सबसे नवीनतम है। हिमालय का भी हम बात करें सबसे नवीनतम हिस्सा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। क्वेश्चन पूछेगा हिमालय का प्राचीनतम भाग, ठीक है। अगर हिमालय का प्राचीनतम भाग बोल दोगे तो आप बोलोगे कि पहले क्या बना था? ट्रांस हिमालय बना था, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? वृहद हिमालय बनता है। वृहद हिमालय के बाद क्या बना? लघु हिमालय बना या मध्य हिमालय बना। उसके बाद क्या बना? निम्न हिमालय बना या शिवालिक हिमालय बना। तो सबसे बाद में कौन सा हिमालय बना था? शिवालिक। तो ये हिमालय में सबसे नवीनतम है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सबसे नवीनतम भूभाग पूछे तो याद रखिएगा भारत का सबसे नवीनतम भूभाग मध्यवर्ती मैदान है। हिमालय बना, हिमालय से नदियां निकली, उन नदियों के द्वारा जो मिट्टी अपरदित की गई उसके जमाव से बनता है मध्यवर्ती मैदान। इसका मतलब सीधा है, क्या सीधा है? कि मैदान सबसे नवीनतम हिस्सा है। हिमालय पर्वत दुनिया के नवीनतम पर्वतों में शुमार है, युवा पर्वतों में शुमार है, वलित पर्वत है युवा। लेकिन इस हिमालय में ट्रांस हिमालय पहले बना, फिर वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना और आखिरी में शिवालिक बनता है। मतलब शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, बराबर। अब नवीनतम आपको अगर पता है तो पुरानी अरावली क्या है?
अरावली प्राचीनतम मोरदार पर्वतों में शामिल है, ये भी ध्यान रखेंगे। विंध्यन प्राचीनतम पर्वतों में शामिल है और अन्नामलाई दक्षिण में है, ये भी पुराने पर्वतों में ही शुमार है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। अगर प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है तो ये भी याद रखिएगा कि प्राचीनतम भूभाग तो है दक्षिण में है ना, तो दक्षिण में जो जो चीजें हैं वो सब पुरानी होंगी। नदी जो होगी, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं आप, क्यों? क्योंकि गोदावरी प्रायद्वीपीय पे बहती है, अन्नामलाई प्रायद्वीप पे है, विंध्याचल प्रायद्वीप का हिस्सा है, सब पुराने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर क्या है? देखिए, जब आप भारत को देखते हैं तो ये देखिए, ये भारत हो गया, ये पश्चिम, ये पूर्व। यहां पर जो पर्वत है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं असतत श्रेणी, डिसकंटिन्यू रेंज है। ये देखिए बीच में नदियों ने इसको काट दिया है, नदियों के भाव के कारण ये पूर्वी घाट का जो पर्वत है वो जगह जगह से कट गया, इसलिए इसको एक असतत श्रेणी कहते हैं। यहां पर आपको ये पर्वत मिलेंगे, ठीक है, यहां पर आपको ये सतत मिलेगा क्योंकि कोई नदी पश्चिमी घाट को काटती नहीं, इसलिए पश्चिमी घाट क्या है, ये सतत है, दोनों मिलते हैं। यहां पर क्या है, नीलगिरी है। नीलगिरी क्या है, नीलगिरी एक गांठ है, ये क्या करती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है दक्षिण में। अब देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये भी क्या है, पर्वत है, ये पूर्वी घाट है, ये भी क्या है, सभी पर्वत है। ये डिसकंटिन्यू असतत है, टुकड़ों में है, ये लगातार है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर। अब आपको इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर बताना है, मतलब जो बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक का इलाका है, पूरब का, भारत का पूरब का तट, वहां पर जो पर्वत है उन पर्वत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, अन्नामुड़ी, दोदाबेटा या महेंद्रगिरी। देखिए सबसे, अगर देखें महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ है दोस्तों? महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी कहाँ है? ये उड़ीसा में ही, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उड़ीसा में है, हाइट क्या है इसकी? लगभग 1501 मीटर के आसपास महेंद्रगिरी की हाइट है। और महेंद्रगिरी फेमस क्या है? सब लोगों ने रामायण देखी होगी कोविड काल में, उसके बाद आप यूट्यूब पे देखिए, रामायण आपको दिखती चली जाती है। रामायण में सभी को वो सीन याद होगा, सीता जी का स्वयंवर, माता सीता का स्वयंवर, श्री राम भगवान पहुंचते हैं, अलग अलग प्रकार के चिंटू बिंटू टाइप के राक्षस पहुंचते हैं। ये चिंटू बिंटू टाइप के जो राक्षस, सभी ने शिव धनुष उठाने की कोशिश की, किसी ने एक हाथ से, किसी ने दोनों हाथ से, पूरा जोर लगा दिया अपना। पूरा जोर लगाने के बाद भी भाई धनुष हिला नहीं लोगों से। महाराज जनक जो थे वो टेंशन में आ गए, बोले कहाँ की प्रतिज्ञा कर ली, जो धनुष उठा लेगा, तोड़ देगा, उससे शादी कराऊंगा बेटी की, ऐसे तो मेरी बेटी कुंवारी रह जानी है। दिक्कत हो गई, चिंता में थे। श्री राम भगवान को आदेश मिलता है गुरु जी का, विश्वामित्र के आदेश से कहीं ना कहीं श्री राम जी जाते हैं, एक हाथ से उठाते हैं, तुरंत धनुष तोड़ देते हैं। जैसे धनुष तोड़ता है तो भयंकर गर्जना होती है बिजली की, और जगह जगह पर कहीं ना कहीं ये तो सिद्ध हो गया कि सीता जी की शादी राम जी से होनी, स्वयंवर में वर चुन लिया गया है, राजा जनक की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन एक व्यक्ति जो महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहा था, उनको समझ में आ गया कि ये जो आवाज़ है ना, ये शिव धनुष के टूटने की आवाज़ है। शिव धनुष की टूटने की आवाज़ कौन सुनता है? भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम कहाँ बैठे होते हैं? महेंद्रगिरी पर बैठे होते हैं, यही उनका निवास होता है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है। अब जो कि भगवान परशुराम को ये वरदान था, वो बहुत तीव्र गति से, मन की गति से, फटाक से कहीं भी पहुंच जाते थे। वहां सुनी आवाज़, तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और पहुंच गए जनक जी के वहां पर। और वहां पहुंच के फिर आपने पूरी घटनाक्रम देखा किस प्रकार से वो गुस्सा होते हैं। पता चलता है कि राम जी ही नारायण का अवतार है, उसके बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो वो चीजें वहां हुई। तो वो महेंद्रगिरी पर्वत किसका निवास है? भगवान परशुराम का निवास रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो गया। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों? अरावली। जब आप अरावली पर्वत पे पहुंचते हैं, अरावली पर्वत की जब बात करते हैं तो ये राजस्थान में, राजस्थान में है और उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण। जब उत्तर से दक्षिण आप इस पर्वत को देखेंगे, ये दिल्ली से शुरू होता है और दिल्ली से शुरू होकर कहां तक फैला हुआ है? गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे जाकर जब जलवायु पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे अरावली पर्वत जो है वो थार के मरुस्थल के बनने का बड़ा कारण भी है, वहां पानी नहीं गिरने का कारण भी, वो आगे जलवायु में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अरावली पर्वत उत्तर से दक्षिण फैला है, दिल्ली से गुजरात तक। प्राचीनतम मोड़वार पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा, और पुराने पर्वतों में शुमार है। ठीक है, इस पर गुरु शिखर लगभग 1772 मीटर हाइट का इसका सर्वोच्च बिंदु है। माउंट आबू यही है, ध्यान रखेंगे। अन्नाईमुड़ी कहाँ है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी जो है वो याद रखिएगा अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। अन्नामलाई पहाड़ी, ये अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये मौजूद है केरल में और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार है, और अन्नामलाई पहाड़ी पर है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है ना दोस्तों 2695 मीटर है। कितने मीटर? 2695 मीटर इसकी हाइट है, और दक्षिण भारत की, ध्यान से सुन लीजिए,
प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया जो है, भारत का दक्षिण का जो इलाका है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कोई है तो वो अन्नाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है दोस्तों ये नीलगिरी का हिस्सा है। नीलगिरी क्या है दोस्तों? नीलगिरी भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो जॉइंट है, गांठ है, उसको नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, उसको डोडा बेटा कहते हैं। डोडा बेटा की जो टोटल ऊंचाई है दोस्तों वो 2623 मीटर है। कितनी है? 2623 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। यहां पर टोडा जनजाति मिलती है। कौन सी ट्राइब? ये टोडा ट्राइब का इलाका है। जो टोडा जनजाति है ना दोस्तों, भैंस पालक जनजाति है, तमिलनाडु में इस नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो डोडा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, 1501 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने यहां पर आपका कवर करवा दिया। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिए क्या है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पर्वत शिखर कहते हैं, तेंजिंग शिखर कहते हैं, सागर माता कहते हैं, शिखर माता कहते हैं। ध्यान रखिए, सागर की माता अर्थात सागर माता कहकर पूजा करते हैं नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट की। नेपाल की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाइना तिब्बत में भी इसका विस्तार है और नेपाल में भी इसका विस्तार है। एग्जाम में पूछे माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो सीधे सीधे बता दीजिएगा, नेपाल में। क्या नाम से जाना जाता है? सागर माता। लेकिन इसको चोमोलुंगमा भी कहते हैं। चोमोलुंगमा कहां कहते हैं इसको? तिब्बत में। तिब्बत में इसका नाम क्या है दोस्तों? चोमोलुंगमा है, तिब्बती भाषा में कहते हैं इसको। PX5 याद रखिएगा, पीक लिख लीजिए, पीक X ये 5 कहा जाता था। क्यों कहते थे? ये ब्रिटिश काल में जब पहली बार सर्वेक्षण होता है इसको नाम ये दिया गया था। इसका पुराना नाम बोल सकते हैं कि ये इसका पुराना नाम है। इसके अलावा इसको चीनी भाषा में अगर देखेंगे दोस्तों, चीनी भाषा में इसको बोला जाता है पिनयिन। पिनयिन इसको बोला जाएगा चीनी भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? 29 मई 1953 को प्रथम बार इस पर कोई चढ़ा था। कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी और बोल सकते हैं तेंजिंग शेरपा। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग शेरपा जो थे वो नेपाल के थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने पहली बार यहाँ पर चढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर के आसपास, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। दोस्तों द्वार का मतलब होता है द्वार, और ये इलाका आपको हिमालय क्षेत्र में एक स्थलाकृति के तौर पर मिलता है। ऑप्शन देख लीजिए, कश्मीर हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, सिक्किम हिमालय में या पार हिमालय में। द्वार स्थलाकृति जो मिलती है वो आपको सिक्किम हिमालय में देखने को मिलती है। ध्यान रखें, कहाँ मिलेगी? सिक्किम हिमालय में देखने को मिलेगी। और द्वार जो होता है दोस्तों, इस शब्द का मतलब होता है क्या? द्वार। अगर आप भूटान के क्षेत्र से पश्चिम की तरफ आना शुरू करेंगे, भारत में आना पड़ेंगे, तो आपको किससे होकर आना पड़ेगा? आपको द्वार से होकर आना पड़ेगा। और ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पश्चिम व मध्य भाग का इलाका है। अब यहां पर दो चीजें मिलेंगी आपको। पश्चिम में आपको क्या मिलेगा? इसको दून कहेंगे। दून मैंने आपको बताया है दून क्या होता है। और जब आप पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में इसको क्या कहते हैं? इसको द्वार कहते हैं। द्वार का एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या? हरिद्वार। और पश्चिम का जो है उसको आपको मिलेगा एग्जाम्पल क्या? देहरादून, जो सबसे बड़ा दून है और ये सबसे बड़ा द्वार है। अब द्वार है क्या? तो याद रखिए कि यदि मैं हिमालय के पूर्वोत्तर भाग में चला जाता हूं, हिमालय के पूर्वोत्तर भाग में चला जाऊंगा, तो यहां पर हिमालय की जो तलहटी होती है, क्या बोलूंगा मैं यहां पर? हिमालय की तलहटी। अब हिमालय की तलहटी में कहां से कहां तक? तो याद रख लीजिएगा कि हिमालय की जो तलहटी उसके दक्षिण में चला जाता हूं मैं। यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो यहां पर आपको तिस्ता नदी है, उसके क्षेत्र के बीच में कुछ जलोढ़ के मैदान मिलेंगे। उन जलोढ़ के मैदानों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? उन मैदानों के लिए, उन स्थलाकृतियों के लिए द्वार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पर जो मैदान बनते हैं वो पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर वहाँ पर गेट जैसी कुछ आकृतियाँ बना देते हैं, वो वास्तव में द्वार के तौर पर वहाँ पर फेमस होती है। अगला प्रश्न, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, तुम्हें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया है, यदि आप हिमालय पे जाएंगे, एक बार फिर देख लीजिए, अगर हिमालय पे जाएंगे तो हिमालय को आप पहले बांटेंगे 3 भागों में। एक आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय, एक आप बोलते हैं हिमालय,
और एक आप बोलते हैं पूर्वोत्तर। ये तो पूर्वी वाला भाग हो गया, ये हिमालय का भाग हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा होगा, जो चाइना तरफ पड़ जाता है, एक्साइटिक उत्तर में। या हिमालय की बात करें तो फिर ये 3 भाग है, इसमें क्या बोलेंगे, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक। ठीक है, इसका मतलब सबसे ऊपर कौन सा है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय मतलब शिवालिक। यहाँ पर शिवालिक वाला भाग सबसे दक्षिण में हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाएं। प्रश्न नंबर 18। अगला प्रश्न है, कयाल किस तट पर स्थित है, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, काठियावाड़ तट पर या कोरोमंडल तट पर। देखिए यहाँ पर मालाबार तट पर कयाल आपको विशेष तौर पर मिलते हैं, और मालाबार जो है वो देश का पश्चिमी तट पर स्थित है। केरल का जो इलाका होता है उसको आप मालाबार तट के तौर पर भी जानते हैं। यहाँ पर आपको कयाल मिलते हैं। कयाल क्या है, कयाल है पश्च जल। इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं लैगून। लैगून शब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और ये यहाँ पर आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ठीक है, ये आपका समुद्र का इलाका हो जाएगा दूर में। अब ये तट है, यहाँ पर समुद्र से हट के पीछे यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, ये जो बन गई झील, ये झील क्या है, समुद्र से पीछे हटा हुआ पानी, इसको आप क्या बोलेंगे, पश्च जल कहेंगे। और ये पश्च जल ही यहाँ पर कयाल कहलाता है, इसे आप लेगून कहते हैं। और ये लेगून या पश्च जल या कयाल जो है दोस्तों, ये भारत के पश्चिमी तट की ही विशेषता है मुख्य रूप से। पूर्वी तट पर भी ये मौजूद होते हैं, जैसे चिल्का झील एक लेगून झील है, वो भी एक पश्च जल का ही रूप है, लेकिन मुख्य तौर पर पूर्वी की तुलना में पश्चिमी तट पर ही आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कयाल का संबंध केरल से है, मालाबार तट से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सैडल पीक स्थित है दोस्तों, ग्रेट निकोबार में है, उत्तरी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में या मध्य अंडमान में। याद रखिएगा, सैडल पीक पर्वत चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सैडल पीक, जो लगभग 737 मीटर ऊंची है। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एकमात्र नदी जो इस द्वीप समूह की अंडमान निकोबार की, उसका नाम है कल्पोंग नदी। क्या नाम है, कल्पोंग नदी, वो इसी पर्वत पीक से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, नागा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, शेवराय की पहाड़ी या मिजो पहाड़ी। देखिए पूर्वोत्तर की पर्वत श्रेणी की जब आप बात करते हैं, नागा पहाड़ी भी है, मणिपुरी पहाड़ी भी और मिजो पहाड़ियां भी हैं। शेवराय की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, शेवराय की जो पहाड़ियां हैं विशेष तौर पर आपको कहां मिलती हैं, तमिल भाषा का शब्द है ये। और भारत के तमिलनाडु का जो राज्य है वहां पर आपको शेवराय की पहाड़ी देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखिए। कहां पर, तमिलनाडु में। और शेवराय की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, वो याद रखिएगा कि ये बोल सकते हैं कि ये शेवराय की पहाड़ियां एक व्यवस्था है, और इसके ऊंचा शिखर जो उसकी लगभग 1620 मीटर के आसपास ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। जो सेलम नगर है वहां पर आपको मिलेगा, इसको वहां पर शेवरायन की पहाड़ी भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। सह्याद्री किसे कहते हैं, विंध्याचल श्रेणी को कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं, शिवालिक श्रेणी को कहते हैं या बाह्य हिमालय को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम भारत की बात करें, फिर से मैप बनाते हैं, ये देखिए ये वाला जो इलाका है ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं सह्याद्री। ये सह्याद्री जो है ये गुजरात से शुरू होता है और गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। ये गुजरात से कन्याकुमारी तक ये जो पूरी इलाका है इसकी लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास लंबाई मिलती है। लेकिन यहाँ पर है गोवा, ये गोवा जो है यहाँ से जाती है 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये गोवा से जाती है। ये इसको 2 भागों में बांटती है। अब ये जो ऊपर का इलाका है इसको आप बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, इसको आप बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। अगर मैं दक्षिणी सह्याद्री की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेगी कुद्रेमुख की पहाड़ी कर्नाटक में। ये कुद्रेमुख की जो पहाड़ी है वो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी सह्याद्री में जाऊंगा तो महाराष्ट्र में मुझे मिलेगी कालसुबाई। कालसुबाई की चोटी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और कालसुबाई की ऊंचाई लगभग 1646 मीटर के आसपास मिलती है, जबकि कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है वो 1892 मीटर के आसपास मिलती है। कुद्रेमुख दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की नहीं, एक बार फिर से करेक्ट कर लीजिए कि कुद्रेमुख 1892 मीटर की दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर मैं पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूंगा तो याद रखिएगा वो है अन्नाईमुड़ी। यह अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है जो कि नीलगिरी के दक्षिण में अवस्थित है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सह्याद्री क्या है
पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो पश्चिमी तट के समांतर है उसे आप सह्याद्री भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सभी डेटा बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताइए। जो भू आकृतियां उसका उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, मैं आपको डायरेक्ट सही बता देता हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या था, भाबर, फिर आएगा तराई, फिर आएगा खादर, फिर आएगा डेल्टा। भाबर कंकड़ पत्थर का मैदान जो कि हिमालय के जस्ट नीचे लगा हुआ मिलता है आपको, नदियों के साथ बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के जमा का इलाका जहां पर नदियां लुप्त होती प्रतीत होती हैं, पत्थरों के बीच में से बहती हैं, ऊपर नहीं दिखती, इसलिए हमको लगता है नदियां लुप्त हो गई हैं। जो कंकड़ पत्थर का इलाका वो एक समय बाद खत्म हो जाएगा, नदियां अपने आप ऊपर आ जाएंगी, दिखने लगेंगी। जब नदियां दिखने लगेंगी तो पानी सब दूर भरा जाएगा, दलदली इलाका बन जाता है, उसे हम तराई का मैदान कहते हैं, जो कि पूरी एक संकरी पट्टी में हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। आगे जाएंगे दोस्तों तो कुछ निचले इलाके आते हैं जहां पर ये पानी, बाढ़ का पानी जो नदियों में आता है वो लगातार भराता है। बाढ़ के पानी के साथ जलोढ़ मिट्टी जो नई नदियां बहाकर ले जाती है वो भी यहाँ पर छोड़ी जाती हैं। उस नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। और जब आप समुद्र के तट के पास पहुंचती हैं नदियां, तो वहां पर समुद्र में मिलने से पहले अपने अवसाद को जमाती हैं, उस अवसाद के जमाव से जो आकृति बनती है उसको डेल्टा कहते हैं। तो पहले बनेगा भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। इसके पहले आप बांगर भी लिख सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी और एवरेस्ट। दोस्तों इस प्रश्न को बड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पर भारत की ऊंची चोटी कहाँ है, यहाँ पर मुख्य भूमि नहीं लिखा हुआ है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, 8611 मीटर ऊंची है। ये काराकोरम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। हालांकि ये पाक अधिकृत कश्मीर मतलब POK में है, लेकिन जैसे कि हम अमित शाह जी के भाषण को देखें लोकसभा में, उसमें क्लियर उन्होंने कहा है कि जब वो POK की बात करते हैं तो उसमें अक्साई चीन भी होता है, और POK हमारे साथ है, भारत का हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। इसका मतलब पाकिस्तान ने 1948 में इस भाग पे जब कब्जा किया तो ये भारत का हिस्सा और पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम कभी भी वापस ले सकते हैं। 2 थप्पड़ मारेंगे पाकिस्तान को कान के नीचे और हमारा हो जाएगा POK, ठीक है। समय आने पे सब होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी दिखाई पड़ती है 8611 मीटर के साथ। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि की बोल दें, ये POK वाले कॉन्सेप्ट को दरकिनार करके बोलें, तो कंचनजंगा आएगा, जो लगभग 8.598 मीटर की हाइट के साथ नेपाल व सिक्किम की सीमा पर मिलती है। सिक्किम में इसकी मौजूदगी है, लेकिन ये सीमा पर है। आंसर आए तो सिक्किम में है, ये लगाना है। हाइट ये है। तो कंचनजंगा वृहद हिमालय की श्रेणी है जो भारत की मुख्य भूमि पर भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू काराकोरम रेंज का हिस्सा है और लद्दाख में पड़ती है। नंदा देवी की अगर मैं बात करूं तो 7817 मीटर इसकी हाइट है, उत्तराखंड में है। एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है नेपाल में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये ध्यान रखिए। अब सूची 1 और सूची 2 को जब आप मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तरफ 4 नाम दिए, एक तरफ 5 दिए। थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश की, लेकिन टिपिकल आपके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप SCS एकेडमी की क्वेश्चन सीरीज को देखते हो। जब देखते हो तो सब चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। देखिए गुरु शिखर, गुरु शिखर किसका हिस्सा है? गुरु शिखर जो है वो हिस्सा है किसका? अरावली का। और ये अरावली प्राचीनतम मूर्धार पर्वत है, दिल्ली से गुजरात तक विस्तार है, ध्यान रखना है। ऊंचाई अरावली की लगभग हम देखें तो 1772 मीटर के आसपास है। ऊंचाई पर हम बता चुके थे, ज्यादा नहीं चाहते। धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ सतपुड़ा का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी में आती है। सांसेर कांगरी की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो सांसेर कांगरी जो है वो काराकोरम में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बनाकर लिख लीजिएगा, क्षेत्र के हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है उसको दक्षिण के पठार से अलग कौन सी श्रृंखला करती है? सीधा उत्तर बताना है। काराकोरम, विंध्यन, अरावली या पूर्वांचल? देखिए पूर्वांचल नहीं हो सकता, कॉमन सेंस लगाइए। उत्तर पूर्व और कैसे अलग करेगा? अरावली राजस्थान में उत्तर पश्चिम में आ जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला तो नहीं हो सकता। काराकोरम
ऊपर है, कैसे अलग करेगा प्रायद्वीप से? आंसर बचता है विंध्य। विंध्यन श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी के उत्तर में ये अवस्थित है, ध्यान रखिए। और ये जो पर्वत है ये पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तृत है। अरावली के खत्म होते से ही पूरब की तरफ जब बढ़ते हैं तो विंध्यन श्रेणी शुरू हो जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1067 मीटर ऊंची है, ध्यान रखिएगा। और विंध्यन श्रेणी में वन आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, विशेष तौर पर यहाँ पर देखें तो आपको चूना पत्थर का निक्षेप बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। दक्कन का पठार मुख्यतः बना हुआ है, काय से बना है दक्कन का पठार? बालूकाष्म से, चुनाश्म से, बेसॉल्ट से, इनमें से कोई नहीं। दक्कन का पठार जो बना है दोस्तों वो ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। ज्वालामुखी निक्षेप जब हुआ तो उससे आग्नेय चट्टान बनी और आग्नेय चट्टान बेसॉल्ट होती है। तो बेसॉल्ट एक इंपॉर्टेंट आग्नेय चट्टान है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होता है। इसमें कई सारे खनिज, लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम सब आपको बेसॉल्ट में मिलता है और बेसॉल्ट से ही दक्कन का पठार बना है। इसमें जो चट्टान बनी उसके विखंडन से, बेसॉल्ट की चट्टानों के विखंडन से छोटे छोटे भाग में टूट गए। विखंड मतलब छोटे छोटे भाग में टूटते जाना और अंत में बारीक मिट्टी के तौर पर बदल गई। तो बेसॉल्ट में धातु बहुत होता है, लोहे की मात्रा बहुत होती है, इसलिए ये जो मिट्टी बनी वो काली मिट्टी है जो दक्कन के पठार पर मौजूद है। ये पठार महाराष्ट्र में, थोड़ा सा गुजरात में, मध्य प्रदेश का पश्चिम मालवा का जो पठार है अन्य भागों में फैला हुआ है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पठार भारत का है दक्कन का पठार, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है? हिमालय, अरावली, यूराल, उपरोक्त सभी। देखिए अगर हम बात करें तो सभी के सभी वलित पर्वत या मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है। अरावली को आप अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं क्योंकि ये प्राचीन पर्वत है और प्राचीन पर्वत होने के बाद समय के साथ घिस घिस के छोटा हो गया है, अवशेष बचा है, तो अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं अरावली को, लेकिन ये भी मोड़दार पर्वत ही है हिमालय। इसके लिए आप बोल सकते हैं यू आर अ हिमालय, ये आप बोल सकते हैं। इसके आगे लिए आप लिख सकते हैं आल्पस। आल्पस पर्वत जो है वो भी फोल्डिंग है। यूराल पर्वत फोल्डिंग है, मतलब मोड़दार पर्वत वलित पर्वत है। रॉकीज पर्वत वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत है और जो अरावली है वो भी वलित पर्वत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? दोस्तों गिरनार पहाड़ियां बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। गिरनार जो है वो गुजरात में है दोस्तों और गिरनार का अभिलेख भी बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने इतिहास के लेक्चर में बताया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में पर्वत शिखर दिए, सूची 2 में पर्वतमाला दिए। कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? दूधा बेटा किसका हिस्सा है दोस्तों? दूधा बेटा की अब मैं बात करें, यहाँ पर देखिए दूधा बेटा विशेष तौर पर जो मिलेगा आपको, दूधा बेटा विशेष तौर पर मिलेगा नीलगिरी में, ठीक है। तो यहाँ पर नीलगिरी आएगा, अन्नामलाई नहीं आएगा, ऑप्शन ध्यान रख लीजिएगा। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है दोस्तों? तो नंदा देवी आपको मिलता है हिमालय में, विशेष तौर पर कहाँ है नंदा देवी? उत्तराखंड में है। यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क भी मिलता है। अमरकंटक, अमरकंटक जो है दोस्तों वो मेकाल, मेकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है। मेकाल जो श्रेणी है उसका हिस्सा है अमरकंटक। अगर देखेंगे तो ऊपर विंध्यन है, नीचे सतपुड़ा है, दोनों का जो मिलन होता है वहां पर आपको अमरकंटक मिलेगा। इसको अमरकंटक का पठार भी यहाँ कहते हैं। 1067 मीटर ऊंची इसकी सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर अरावली राजस्थान में स्थित है, तो इस प्रकार से आप जोड़ी मिला लीजिएगा। लेकिन डोडा बेटा नीलगिरी याद रखिएगा। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, चिनाब की घाटी में, जोलीला और कारिल के बीच में। याद रखिए प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी जो है वो आपको मिलेगी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, उक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं बनाता हूँ, अभी पता चल जाएगा आपको। ये देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, बताइए कैसा बन गया? बन गया ना त्रिभुज के आकार में, तो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है, लेकिन भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हिमाद्री किसे कहा जाता है? हिमालय के मध्य भाग को, हिमालय के उत्तरी भाग को, हिमालय के दक्षिणी भाग को, उपयुक्त में से किसी ने। देखिए हिमालय का जो उत्तरी भाग है ऊंचा महान हिमालय जो है उसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बहुत ऊंची ऊंची चोटी यहाँ पर होती है, ग्लेशियर्स मिलते हैं, बर्फ से ढका रहता है, ये ध्यान रखिएगा। पवन द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है वह कौन सी है? छत्रक शिला, इंसिलबर्ग, ज्यूगेन या स्तूप। देखो दो स्तूप जो होता है वो पवन के, स्तूप का मतलब ऊंचे के आकार में, वो आकृति पवन के द्वारा नहीं बनती। बाकी छत्रक शिला, इंसिलबर्ग, ज्यूगेन ये सब पवन के द्वारा बनती है।
अगला प्रश्न, हिमालय का अग्रभ्रंश स्थित है शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच में, महान तथा ट्रांस हिमालय के बीच में, लघु तथा महान हिमालय के बीच में, शिवालिक तथा गिरिपद खंड के बीच में। तो शिवालिक तथा गिरिपद खंड के बीच में हिमालय का अग्रखंड जो है, गिरिपद खंड जो वो आपको मौजूद मिलता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टाई भाग को दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं दोस्तों? तो कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं। कृषि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 1000 से 1200 मीटर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है काली से तीस्ता नदी तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु से तीस्ता नदी तक, काली से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो हिमालय का विस्तार दोस्तों पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? मालदीव है, श्रीलंका है, अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार जो है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का द्वीप समूह है। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय का दक्षिण में विस्तार है। याद रखिएगा कि ये एक लंबी प्लेट है, उस प्लेट के घर्षण के कारण हिमालय पर्वत श्रेणी जब बनती है आगे जाकर, तो वो समुद्र के इस इलाके में पर्वत ही हैं जो डूब गए हैं, ऊपर जो निकले वो द्वीप के तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो हिमालय का ही अग्र विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है, जहां पर आपको पोर्ट ब्लेयर, याद रखिए पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपको राजधानी मिलेगी किसकी? अंडमान निकोबार की। कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर, आपको 520 से ज़्यादा द्वीप देखने को मिलते हैं, लेकिन ह्यूमन का जो आवास है यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र है। 15 मई के आसपास यहाँ पर मानसून पहुँच जाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छी वर्षा वाला स्थान है। और लकड़ी उद्योग जो है वो अंडमान निकोबार का फेमस उद्योग है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओंगे, शैंपेन, जारवा जो है जनजातियाँ मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। और बहुत अच्छा प्राकृतिक स्थिति है जो कि टूरिज्म के हिसाब से भी विकसित हो रहा है, ध्यान रखना आप लोगों को। कहाँ ये? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ अटैक करते हैं इंडिया के इस क्षेत्र पर अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आज़ाद हिंद फौज के तहत, तो 1944 में इसमें अधिकार होता है सुभाष चंद्र बोस का। जापान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप देते हैं ये, और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी इसका नाम शहीद और स्वराज दिवस भी द्वीप भी रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कारण ही हम इंडोनेशिया के पड़ोसी देश बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा समुद्र की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लगातार आप देखते रहिए वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि इसका डेटा उन तक भी पहुंच पाए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो सब्सक्राइब भी करिए। आपका जो सब्सक्राइब है, आपका जो लाइक है, आपका जो कमेंट है, वो हमारे लिए मोटिवेशन है कि लगातार ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा तैयार करें, लेक्चर करें। देखो भाई बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।